हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन। स्टूडेंट वीडियो लेकर आया वो है बी ऑनर्स फर्स्ट ईयर जो सेमेस्टर आपका सेकेंड, और जो आपकी बुक है जो हिस्ट्री की वो है विश्व 1945 के बाद। इसमें मैं आपको एक तरीके से मेन जो क्वेश्चन बताऊंगा आपको, जो एग्ज़ाम में एक तरीके से आते हैं, कई बार रिपीट होते हैं, और इसमें 2-3 यूनिट हैं। पहला जो यूनिट है उसके क्वेश्चन बताऊंगा, सेकंड यूनिट है उसके क्वेश्चन बताऊंगा, जो एग्जाम में एक तरीके में से क्वेश्चन आ सकते हैं। और मतलब इनके साथ साथ मैं आपको एक तरीके से आंसर भी शॉर्ट तरीके से बताता रहूँगा। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो, आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो है वी उपनिवेशीकरण की अवधारणा का वर्णन करें तथा कारण क्या थे वो। या क्वेश्चन आता है वी उपनिवेशीकरण कब प्रारंभ हुआ, उसके मुख्य चरण क्या थे। तो इसके सबसे मेन क्या है, वी उपनिवेशीकरण होता क्या है। तो वी उपनिवेशीकरण का अर्थ स्वशासन के नए राजनीतिक क्रम की शुरुआत को चिन्हित करता है, मतलब कि जो स्वशासन, जो नया स्वशासन आता है उसको दर्शाता है। इस शब्द का पहली बार जो प्रयोग है 1936 में जर्मन अर्थशास्त्री मॉरिस जूलियस बॉन ने अंतर युद्ध काल में किया था। इसमें आप दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला है उत्तर उपनिवेशवाद और दूसरा है नव उपनिवेशवाद। दोनों के ऊपर क्वेश्चन आता है, उत्तर उपनिवेशवाद क्या है, नव उपनिवेशवाद क्या है, मगर क्वेश्चन आपको वी उपनिवेशीकरण के ही रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर उपनिवेशवाद। यह उपनिवेशिक साम्राज्य की सांस्कृतिक विरासत का दार्शनिक आलोचना को प्रस्तुत करता है, और उपनिवेशों में समाज, लोग, श्रेणियों, संरचना आदि शामिल थे और औपनिवेशिक शक्तियों के लिए परे थे, मतलब ये औपनिवेशिक शक्ति के अंडर में नहीं थे, उनके बिल्कुल उनसे परे जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें नव उपनिवेशवाद। नव उपनिवेशवाद का प्रयोग विघटन के बाद एक घटना को दर्शाने के लिए किया जाता है, और पूर्व उपनिवेशीकरण प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण किया। सेकेंड जो पॉइंट है, नव उपनिवेशवाद को साम्राज्यवाद के अंतिम चरण के रूप में समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। नव उपनिवेशवाद का उदय तब हुआ जब नव गठित राष्ट्रों ने यह देखना शुरू किया कि प्रत्यक्ष अप्रत्याशी उपनिवेशवाद के परिणाम नहीं है, जहां व्यापक आलोचना निर्भरता रही है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया। तो मैं नव उपनिवेशवाद को दोबारा बताता हूँ। नव उपनिवेशवाद का उपयोग जो है विघटन के बाद एक घटना को दर्शाने के लिए किया जाता है, जहां पूर्व उपनिवेशवाद पर अप्रत्यक्ष रूप से आक्रमण किया। नव उपनिवेशवाद को साम्राज्यवाद के अंतिम चरण के रूप में समझने के लिए किया जाता है, और नव उपनिवेशवाद का उदय तब हुआ जब नवगठित राष्ट्रों ने यह देखना शुरू किया कि अप्रत्यक्ष उपनिवेशवाद का परिणाम नहीं है, जहां व्यापक आलोचना निर्भरता रही है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध के प्रमुख चरण लिखे और उसका अंत कैसे हुआ। तो कारण और चरण कैसे, मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। इसको आप ध्यान से इसको सुन सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। तो पहला है, आपको पता होगा कि शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। शीत युद्ध क्या होता है, युद्ध होने की संभावना परंतु युद्ध न होना। तो इसमें क्या था, दोनों महाशक्ति जो थी वो युद्ध की संभावना में टिकी हुई थी। तो इसमें सबसे मेन क्या था, अमेरिका और सोवियत संघ जो थे दोनों ने एक तरीके हथियारों का इस्तेमाल किया और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें दोनों ने एक तरीके से महाशक्ति होने का दावा करने का पेश किया। इसमें सबसे मेन जो है, शीत युद्ध ने सबसे ज़्यादा जो पैसा था वो इकोनॉमिक, मतलब इसमें हथियारों की होड़ में लगाया आम से इसमें। और अमेरिका एक तरीके से कहें तो उसके पास तो वैसे ही एक तरीके से परमाणु हथियार, एक तरीके से कहें या मिलिट्री पावर बहुत अच्छी है। तो दोनों ने एक तरीके से युद्ध किया, और जिसमें अमेरिका एक तरीके से पावर शक्ति के रूप में या महाशक्ति के रूप में उभरा। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत एक नए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उदय हुआ। इस व्यवस्था की प्रकृति मुख्यतः दो महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा निर्धारित की गई। इसकी प्रकृति की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने से पहले से ही अमेरिका और सोवियत संघ के संबंध तनावपूर्ण थे, परंतु इसे शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। पहली बार शीत युद्ध शब्द का इस्तेमाल कैरोलिना के बर्नार्ड ब्रुच द्वारा किया गया, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्ति के बीच वर्चस्व के लिए कूटनैतिक संघर्ष को ही शीत युद्ध की संज्ञा दिया गया। शीत युद्ध राजनीतिक विवाद एक विशेषतः सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित थी, जिसने पूर्व और पश्चिमी को दो प्रतियोगी गुटों में विभाजित कर दिया था। और उदय के कारण क्या थे, सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय संधि के द्वारा यूरोप और विश्व के भविष्य का निर्धारण हुआ, और विजेता मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के ऊपर कठोर जुर्माना लगाया। द्वितीय विश्व युद्ध शक्ति हासिल करने के लिए एक खतरनाक और जटिल संघर्ष था, और इसमें एक तरफ विश्व में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए उद्देश्य से जर्मनी, जापान और इटली का फांसीवाद गठबंधन था, और दूसरी ओर विभिन्न विचारधारा वाले
महाशक्तियों का गठजोड़ था। नेक्स्ट में जो है कारण जो देखे गए, शीत युद्ध के कारण के विषय में विद्वान और इतिहासकार एकमत नहीं थे और इन कारणों से इसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया। ऑर्थोडॉक्स के विचार के अनुसार शीत युद्ध की शुरुआत के लिए सोवियत संघ जिम्मेदार था और दूसरा जो कारण था वो था कि आर्म रेस का एक तरीके से इस्तेमाल करना, मतलब हथियारों की होड़ और नए देशों का उदय होना, और ये सारे इसके कारण रहे। नेक्स्ट, शीत युद्ध का परिणाम क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शीत युद्ध की दूरगामी परिणाम रहे और अविश्वास के कारण उत्पन्न भय के वजह से दोनों गुटों हथियारों को जमा करने लगे। दोनों ही गुट एक दूसरे की बढ़ती शक्ति को निहित करने के लिए गठजोड़ बनाने लगे, जैसे नाटो, सीटो, इस तरीके से गठजोड़ बनाने लगे। अब इसमें जो है सबसे मेन जो चरण पूछे जाते हैं, तो प्रथम चरण में आपको बताता हूँ वो है 1946 से 1949, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ और पहले चरण में ही महाशक्ति के बीच तनाव पैदा हो गया। तो आप इस चरण को एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा चरण 1949 से 1953 था, जिसमें इस चरण में शांति के संकेत दिए गए और 1945 में मॉस्को सम्मेलन में रूस, अमेरिका, इंग्लैंड ने स्थिरता लाने का प्रयास किया। तीसरा चरण जो था 1953 से 1957, इस चरण के दौरान क्षेत्रीय सहयोग की घोषणा की गई और अमेरिका ने सोवियत और रूस के खिलाफ अपने सैन्य और आर्थिक गतिविधियों को कठोरता के साथ जारी रख रखे थे। जैसे नाटो की स्थापना 1949 में की गई और रूस के प्रभाव को कम करने के लिए सीटो ने 1954 में का गठबंधन किया गया और अमेरिका ने मध्य पूर्व सुरक्षा संगठन मतलब MEDO 1955 का गठन किया और 1955 में वार्सो पैक्ट का गठन किया गया। ये सारे एक तरीके से सैन्य गठबंधन इसलिए बनाया गया ताकि अपनी मजबूती को प्रदान कर सके। चौथा चरण 1957 से 1962, इस चरण को दो अंतिम अतियों को पहचान किया गया, दो महाशक्तियों की पहचान की गई। एक आरंभ को शांतिपूर्ण अस्तित्व का सिद्धांत के रूप में विकास से जाना गया और दूसरा जो था दुनिया के क्यूबा के मिसाइल संकट के रूप में सबके खतरनाक परमाणु टकराव को देखा गया। तो चौथा चरण जो था 1957 से 1962 था, जो मैंने बताया आपको। इसमें दो महाशक्तियों को देखा गया और एक आरंभ को शांतिपूर्ण अस्तित्व के रूप में देखा गया और इसमें क्यूबा मिसाइल संकट का भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट पांचवा जो था 1962 से 1969, इस चरण में अमेरिका और रूस के बीच सहकारी संबंध का उल्लेख में वृद्धि हुई और छठा जो था 1969 से 1978, दोनों के बीच शांतिपूर्ण समझौते हुए और दोनों ने एक तरीके से आगे की जो स्थिति थी इसको कायम रखने की कोशिश की। नेक्स्ट है कोरिया और वियतनाम युद्ध में अंतर आता है। ये दोनों क्या थे? वियतनाम जो था, वियतनाम युद्ध 1954 से 1970 तक एक लंबा और हिंसक संघर्ष था जो एशिया में दोनों महाशक्ति की महत्वाकांक्षाओं और हस्तक्षेप के कारण बहुत बढ़ गया था। ये एक वैचारिक लड़ाई थी जो एक तरफ उत्तरी वियतनाम की साम्यवादी सरकार और दक्षिणी वियतनाम में प्रीमियर डाम के अस्तित्व सरकार के बीच, जिसे वियत कोंग के नाम से जाना गया, जिन्होंने 1954 में वियतनाम के फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासक को हराया था। वियतनाम युद्ध जापान और फ्रांस के औपनिवेशिक शासन के खिलाफ था और चीनी एवं सोवियत साम्राज्य से प्रेरित था। ये युद्ध का अंत जिनेवा जो था में समझौते के कारण साथ हुआ, जब जो जिनेवा समझौता जो था जुलाई 1954 में हुआ था, 1954 से में हुआ और इस समझौते ने, याद आपको डेट याद नहीं रहती तो आप समझौता जिनेवा समझौते के आधार पर लिख सकते हैं, और इस समझौते ने वियतनाम को अक्षांशीय आधार पर विभाजित कर दिया। नेक्स्ट कोरिया युद्ध था। युद्ध होने से पहले ही 1910 के बाद कोरिया जापानी कब्जे में था और 1945 में उसकी हार के बाद कोरिया को 38 में मतलब 38 में समानांतर के साथ दो क्षेत्रों में विभाजित हो गया। इस व्यवस्था को अस्थायी रूप से माना गया और संयुक्त राष्ट्र ने चुनावों की घोषणा की और ये अमेरिका के पक्ष में था और उसने सोचा था कि उनके क्षेत्र 2/3 आबादी है और कम्युनिस्ट सरकार को हरा दिया जाएगा। हालांकि बदलाव के साथ कोरिया एकीकरण शीत युद्ध के साथ जुड़ गया और जिसमें बुरा मोड़ लिया और कोई समझौता नहीं हुआ। दक्षिण कोरिया ने चुनाव हुए और जिसमें सिनागामारी का उनके अध्यक्ष और सियोल को राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। तो ये मैंने आपको बताया कोरिया और वियतनाम युद्ध के अंतर क्या था। अब बात करते हैं यूके में औद्योगिकरण के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, या यूके में कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं, या ब्रिटेन में राज्य की कल्याणकारी, मतलब तीनों क्वेश्चन एक तरीके से मिक्स होकर आ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा कि कल्याणकारी राज्य क्या है, ब्रिटेन में राज्य की कल्याणकारी भूमिका का वर्णन करें। तो यूके और औद्योगिकरण का वर्णन मतलब मैं जो आपको समझाऊंगा वो आप तरीके मिक्स करके लिख सकते हैं। तो इसका आंसर बताता हूँ मैं आपको।
पहले मैं आपको परिभाषा बता दूं, कल्याणकारी राज्य होता क्या है। विद्वानों ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समझने के लिए इसकी उत्पत्ति से ही संघर्ष किया और कई विद्वानों ने तो इस शब्द का प्रयोग त्याग कर इसके प्रति अपनी अरुचि का प्रदर्शन किया। यह शास्त्र तंत्र का एक रूप है जो सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक अधिकारों और आर्थिक कार्रवाई के सामाजिक वियमन की वकालत, वियतनाम की वकालत करता है। एक तरीके वियनम या आप लिख सकते हैं विनियमन की वकालत करता है। और कल्याणकारी राज्य का स्वरूप राष्ट्र से भिन्न है। 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी में इसका उदय हुआ और यूरोपीय औद्योगिकरण को अनुभव कर रहा था, जिसके कारण श्रम संरक्षण कानून और कुछ रूप से विकसित हुए। और 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन में राज्य शक्ति का व्यापक तरीके से रूप में विस्तार हुआ और ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य धीरे धीरे औद्योगिकरण के रूप में देखा गया। 1929 में महामंदी के प्रभावों का विश्लेषण करने के बाद इसका विकास हुआ। नेक्स्ट, ब्रिटेन में नीतियों के कल्याणकारी प्रभाव को बढ़ाने की दिशा में प्रारंभिक प्रयास निर्धन कानून में माध्यम से किया गया और 1880 के दशक कल्याणकारी कार्यों की मांग बढ़ने लगी और कल्याणकारी जो मांग थी उसकी कल्याणकारी उपाय के रूप में जो पहली नीति लागू की गई वह 1906 में स्कूल और चिकित्सा जांच के समय मुफ्त भोजन था और वृद्धावस्था पेंशन के लिए उपाय 1908 में किया गया और न्यूनतम मजदूरी की मांग के संबंध में व्यापार बोर्ड अधिनियम 1909 में लागू किया गया और 1914 में कल्याणकारी नीतियों का अपनाया गया। तो ये कल्याणकारी राज्य क्या है, ब्रिटेन के बारे में मैंने बताया इसमें। अब उसमें बताते हैं कि जो उसके चरण क्या थे। जो यूके के औद्योगिकरण के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को हम 3 चरणों के रूप में देखते हैं। पहला 3 चरण जो है इसमें है कि रोडनी लोम ने अपनी पुस्तक द वेलफेयर स्टेट इन ब्रिटेन सॉन्स 1945 में ब्रिटेन कल्याणकारी राज्य को समझने के लिए दृष्टिकोण की रूपरेखा दी है और अलग अलग समय पर अवधि में मौजूद रहे हैं। और पहला दृष्टिकोण एक तरीके से जो है, इन दृष्टिकोण में पहला दृष्टिकोण जो है इस दृष्टिकोण के अग्रदूत जॉन मेनार्ड केन्स और विलियम वेवरेज है, जिन्होंने ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। वह मुक्त बाजार और उसके साथ आने वाली राजनीतिक स्वतंत्रता के समर्थक थे और लेकिन मंदी के दौरान इसके दुष्परिणाम को स्वीकार करते थे। उन्होंने युद्ध के उत्पन्न आर्थिक और सामाजिक क्षति के कारण बाजार में राज्य विनिमय होते रहे। और दूसरा चरण इस दृष्टिकोण में अग्रणी प्रचारक टी.एच. मार्शल, रिचर्ड टिटमस और एंथोनी क्रॉसलैंड थे। इन्होंने निजी आय के बावजूद नागरिकों की समानता का समर्थन किया। संघर्ष 2 सिद्धांतों, प्रोत्साहन और समानुपात में था। तीसरा चरण कल्याणकारी नीतियों ने महंगाई और अर्ध रोजगारी की समस्या को हल नहीं किया और इसलिए आर्थिक नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य का संकट। 1960 के दशक में दौरान अर्थशास्त्री और शिक्षाविदों ने कल्याणकारी राज्य की नीतियों पर आक्रमण किए और अर्थशास्त्री ने शिक्षा और जैसी सेवाओं को वितरित करने के लिए बजाय बेहतर साधन है और शिक्षाविदों ने इसकी आलोचना की और क्योंकि उन्होंने गरीबी को पूरी तरह हटाने और धन को वितरण को सुनिश्चित करने के लिए इसकी क्षमता का सवाल उठाया था। तो ये मैंने आपको बताया क्या था इसके। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि अफ्रीका में राष्ट्रीय कांग्रेस भूमिका के संदर्भ में दक्षिण अफ्रीका रंगभेद शासन के खिलाफ संघर्ष का विश्लेषण करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आता है और दक्षिण अफ्रीका पे एक तरीके से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या था। 1917 में कठोर भूमि अधिनियम जैसे कानूनी प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संघ के निर्माण के बाद अस्तित्व में आया, जिसने रंगभेद आंदोलन हेतु मोर्चा तैयार किया। 1917 में भूमि अधिनियम ने अश्वेत अफ्रीकियों को वोट देने से अधिकार से वंचित कर दिया और संपत्ति रखने के अधिकार के रंगभेद में के खिलाफ संघर्ष शामिल अपराधियों के मांगों में से एक माना गया। रंगभेद आंदोलन के समर्थकों में अग्रदूतों में से एक पेक्सली का इसाका सेन, मतलब जो ब्रिटेन के प्रशासनिक वकील थे और जिसने नेटिव यूनियन की स्थापना के बारे में अपना मत दिया था, जिन्होंने उपमहाद्वीप के सभी वंचित नस्लों के लिए साल में 7 में से एक था 7 में एकता की बात की और 2 बार बैठक पर अंतिम मूल्यांकन करने की अपील की। ये सारे एक तरीके से उन्होंने अपने विचार रखे।
नेक्स्ट है दक्षिणी अफ्रीका का उदय जो है दक्षिण अफ्रीका के अस्तित्व में आने के साथ अश्वेतों और श्वेत में लगभग समान अनुपात में देशभक्ति की बोल मुखर हुए और अब तक जिन काली जनजातियों को एक दूसरे से दूर रखा गया उन्हें एक वर्चित शत्रु मिला और जो उन्होंने मतदान अधिकार से दूर रखना चाहते थे। दक्षिण अफ्रीका संघ के निर्माण में आने वाली नई व्यवस्था और ने ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त किया जो साधारण श्रमिकों के मध्यम भरोसेमंद बन गई। तो इसमें आप रंग भेद के ऊपर में विचार ले सकते हैं कि रंग भेद क्या होता है, रंग भेद में कितनी दोनों के मतलब कि अफ्रीका की में रंग भेद के शासन के खिलाफ क्या क्या चला और क्या क्या एक तरह प्रभाव पड़ा, तो आप इसके बारे में ले सकते हैं। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल आपदा का मूल्यांकन जो मैं आपको बताता हूँ इसमें शॉर्ट तरीके से कि जो आपका भोपाल गैस त्रासदी क्या था। 1900 भोपाल गैस त्रासदी भोपाल गैस जो त्रासदी जो क्वेश्चन है वो यूनिट 2 है जो आपका सामाजिक आंदोलन उसमें से है। तो 1970 से 1980 के दशक के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भारत के सबसे कम औद्योगिक क्षेत्रों में से एक था और जहां 1978 और 1979 में राज्य में घरेलू उत्पादन के विनिर्माण क्षेत्र का योगदान मात्र 11% में से ही कुछ अधिक था और शहर में धीरे धीरे सही लेकिन आर्थिक विस्तार दौर पर गुजर रहा था। 1959 में मतलब 1969 में अमेरिका की यूनियन कार्बोहाइड्रेट कॉरपोरेशन ने अपने भारतीय संस्करण को मूल रूप से 50.9% स्वामित्व के साथ पूरे भोपाल में अपनी रासायनिक कारखाने इकाई को यूनियन कार्बोहाइड्रेट इंडिया लिमिटेड नाम से स्थापित किया। यंत्र के रखरखाव और संचालन का निर्णय लेने का अधिकार मूल संगठन द्वारा आरक्षित और नियंत्रित किया गया। भारत में चल रही हरित क्रांति परियोजना के उच्च लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भोपाल इकाई ने रासायनिक कीटनाशक के निर्माण का काम शुरू किया। हालांकि 1980 की शुरुआत में कीटनाशक उपयोग में भारी प्रतियोगिता थी जो कि मांग कभी नहीं हो पाई पूरी तरीके से और जुड़ी हुई थी और अपने यूनियन कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त दस्तावेज में वर्णित रिकॉर्ड के अनुसार प्राधिकार ने विनिर्माण लागत में कटौती करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकरण में उपयोग की मंजूरी दी, मतलब कि किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। और एक तरीके से जो गैस थी एक तरीके से लीक हो गई थी और जिसके कारण कई लोगों को एक तरीके से जान गंवानी पड़ी इसमें। तो भोपाल गैस जो था ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इसमें जो है आपका जो यह 3 और 4 दिसंबर 1984 की सबसे प्रभावित करने वाली रात थी जब भारत के ने मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बोहाइड्रेट इंडिया लिमिटेड ने कीटनाशक संयंत्र में अपनी स्वयं भयावह औद्योगिक दुर्घटना देखी। कई शोध आधारित और अलेख औद्योगिक तबाही के कारण के रूप में पर्यावरण में अन्य विभक्त पदार्थों के साथ मिथाइल गैस की रिहाई को बताते हैं। यह समझने के लिए ऑपरेटिंग यूनिट के अंदर की लागत देखी गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें वो है आपका इम्पोर्टेंट, वो है 1989 का बीजिंग छात्र आंदोलन। ये बुक में दे रखा है, टिप्पणी के बेस पे क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी में अमेरिका में विभिन्न नागरिक आंदोलन की व्याख्या करें। या क्वेश्चन लगता है 1900 नागरिक अधिकारों के मॉलकॉम में मार्टिन लूथर का योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है लोकतांत्रिक तथा अरब स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और एक क्वेश्चन आ सकता है वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के राजनीतिक आर्थिक सामाजिक परिणाम क्या है, उसका वर्णन करने के लिए आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं आप इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाएं, एग्जाम में इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।